दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। मुगल कालीन दरबारी कला जो थी, इस सभ्यता से प्रश्न हैं और ये वन लाइनर प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अगर आपको राइट करना है तो पेन और कापी लेकर के रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं वन लाइनर प्रश्नों को। मुगल कालीन दरबारी कला, ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज। तो सभी लोग चलिए रेडी हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। मुगल कला की शुरुआत कब से हुई थी? और ये आपका ये टॉपिक मुगल काल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी और पीजीटी के लिए। जब आप कोई प्रैक्टिस सेट या कोई बुक उठाएंगे तो यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलेंगे जो आए हुए हैं विगत वर्षों में। तो ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं। मुगल कला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी से हुई थी इसकी। पहला, मुगल कला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी लगाइएगा, या तो आप नोट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है, मुगल कला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वहाँ की जो विशेषता थी दरबारी कला थी। मुगल कला की मुख्य विशेषता क्या थी? दरबारी कला थी। मुगल कला में ईरान से क्या लिया गया था? इसमें रेखा, महीन रेखांकन लिया गया था। ईरान की जो कला थी उससे महीन रेखांकन लिया गया था मुगल कला में। महीन या बारीक रेखांकन भारतीय कला में कहाँ से लिया गया? अब देखिए प्रश्न का पैटर्न, पूछने का तरीका, किस तरह से एग्जामिनर आपको पूछेगा तो वैसे ही उस तरह से ही आपके दिमाग में वो प्रश्न होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को फतह कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो ईरान से ली गई थी। अभी आपसे पूछा कुछ देर ऊपर वाला प्रश्न कि ईरान से क्या लिया गया है, तो ये रेखा, महीन रेखा लिया गया था रेखांकन। और पूछा है बारीक महीन रेखांकन कहाँ से लिया गया? तो ईरान से लिया गया। ऐसे प्रश्न टर्न होते हैं। मुगल कला में रंग विधान कहाँ से आया है? तो ये फारस, ईरान से आया था। फारस और ईरान से वहाँ से रंग का विधान लिया गया था। मुगल कला में विषय कहाँ का था? तो जो मुगल कालीन विषय था वो विषय भारत से लिया गया था, भारत का था। मुगल कला में विषय कहाँ का था? भारत का था। ये इम्पॉर्टेंट है। मुगल काल में चित्रकार चित्र कैसे बनाते थे? तो पहला पॉइंट, रेखांकन करते थे। जैसे होता कोई चीज़ आपको बनाने के लिए पहले रेखा खींची जाती है जिसे टिकाई कहते थे, रेखा को टिकाई कहते थे, रेखांकन को। रंग भरते थे उसके बीच में जिसे खुलाई या गदकारी कहते थे। उसके बाद चित्र की फिनिशिंग करते थे जिसे सच्ची पिटाई भी कहते हैं। तो ये तरीके थे रेखांकन करने का, रंग भरने का और चित्र की फिनिशिंग करते थे। इस प्रकार से था। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। रेखांकन को टिकाई कहते हैं, रंग भरने को खुलाई या गदकारी कहते हैं, फिनिशिंग को सच्ची पिटाई भी कहते हैं। तो ये तीन तरीके हो गए। मुगल बादशाह चित्रकारी के लिए कागज़ कहाँ से मंगाते थे? तो ये कागज़ इनका फारस से आता था, याद रखिएगा। कागज़ को क्या कहते थे? सियालकोटी कहते थे। कागज़ को क्या कहते थे? सियालकोटी। मुगल काल में कागज़ को सियालकोटी कहते थे। यह कागज़ किस रंग का था? भूरे रंग का होता था सियालकोटी कागज़। कलम क्या है? कला की भाषा को कलम शैली कहते हैं। कला की जो भाषा होती थी उसको कलम शैली बोलते हैं। पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को मुगल कला में किस नाम से जानते हैं? सभी चित्र बोलते हैं उसको। पोर्ट्रेट चित्र या कोई व्यक्ति का चित्र होगा तो उसको सभी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है टीजीटी और पीजीटी के लिए। मुगल कला में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है? तो इसमें एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। कितने? एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया। भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किस कला को माना जाता है? तो भारतीय जो कला की रीढ़ की हड्डी को मुगल कला को माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मुगल कला। चित्रों के नाम लिखने की प्रथा कब से चली? तो मुगल काल से, अकबर के समय से। कब से चली है? मुगल काल से अकबर के समय से चली है। चित्रों के नाम लिखने की प्रथा मुगल काल से अकबर के समय से चली है। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई? तो यह ईरान से आई है। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई है? तो ये ईरान से आई है।
मुगल काल में एल्बम को क्या कहते थे? तो मुरक्का या चित्राधार कहते थे। आज के लोग एल्बम को मुरक्का या चित्रधार कहते थे। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। मुगल काल में चित्रशाला को देखने वालों को क्या कहा जाता था? दरोगा। तो मुगल काल में जो चित्रशाला को देखते थे उनको क्या कहते थे? दरोगा कहते थे। खुलाई अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था? तो काले रंग से होता था, उसका रेखांकन किया जाता था। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूल, पत्ती तथा खनिज से बनाए जाते थे। किस प्रकार के रंग हो जाएंगे इसमें? फूल हो जाएंगे, पत्ती हो जाएंगे तथा खनिज रंग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। आप सभी लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। जितने भाई लोग को टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, अदर भी जो लोग पढ़ते होंगे, तो हर में लगभग एक ना एक एग्ज़ाम आ जाता है। कोई भी कंपटीशन आप करते हैं तो वो बाहरी नहीं होता है, आपकी नॉलेज ही बढ़ती है। तो वो सभी लोग, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना हेल्प कीजिएगा। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूल, पत्ती तथा खनिज से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, मुगल कला में रंग प्राय पानी में घोले जाते थे। इनमें क्या मिलाया जाता था? गुड़, गोंद तथा अंडा मिलाते थे। अब इसमें देखिएगा, प्राय पानी में जब घोलते थे तो गुड़, गोंद और अंडा मिलाते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, आसान सा ये है। मुगल कला में रात्रि दृश्य अथवा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला देने पर उसे क्या कहते थे? तो उसको बुता रंग कहते थे। बुता रंग बोलते थे वर्षा का दिखाने के लिए और काला रंग दिखाने के लिए। चमकदार रंगों को क्या कहते थे? चुहचुहा रंग बोलते थे उसको। चमकदार जो रंग होता था उसको चुहचुहा बोलते थे। मुगल काल में चित्रकार को क्या कहते थे? कलम करतार कहते थे। चित्रकार को कलम करतार कहते थे। तो याद रखिएगा आप, कलम करतार किसे कहते थे? मुगल काल में जो चित्रकार होता था उसको कहते थे। चित्रकार की तूलिका को क्या कहते थे? कलम। उसकी जो तूलिका होती थी उसको कलम कहते थे। मुगल चित्रों में किसका अधिक समावेश है? यथार्थता का अधिक समावेश किया गया था। उसमें यथार्थता का अधिक समावेशीकरण किया गया है। मुगल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है? इटली की। मुगल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है? इटली की देन है। मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर देश का प्रभाव है? इटली का प्रभाव है। इटली देश का प्रभाव है इस पर। मुगल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए गए हैं? फ्रेस्को ब्रूनो विधि से बनाए गए हैं। फ्रेस्को ब्रूनो विधि से बनाया गया था जो ये भित्ति चित्र बने हुए थे। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसको फ्रेस्को ब्रूनो विधि लिखिएगा, भित्ति चित्र लिखिएगा। मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? मुगल शैली जो थी इसका आधार कौन सी थी? तो ईरानी शैली थी, मूल आधार उसकी थी, उसी के अकॉर्डिंग वो हुआ था। मुगल शैली में प्रकृति चित्रण कैसा है? स्वाभाविक चित्रण उसमें किया गया था। मुगल शैली में प्राकृतिक चित्रण स्वाभाविक किया गया था। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो वहाँ की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। मुगल लोग फारसी यूज करते थे। मुगल शैली को जो वातावरण मिला हुआ कैसा है? भारतीय वातावरण मिला हुआ है मुगल शैली को। मुगल शैली के चित्र कैसे हैं? तो कथा प्रधान है मुगल शैली के चित्र। मुगल कला में कैसे चित्रों का अभाव है? धार्मिक चित्रों का अभाव है। मुगल कला में कैसे चित्रों का अभाव है? धार्मिक चित्रों का अभाव है। ऐसे नहीं है, धार्मिक चित्र नहीं है। मुगल कला में कैसे चित्रों की अधिकता है? व्यक्ति चित्रों की अधिकता है, ज़्यादा व्यक्ति के चित्र बने हुए हैं, ऐसे चित्रों की अधिकता मिलेगी उसमें। मुगल कला में चित्रों के किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? फूल पत्तियों का चित्रण किया गया है। जो किनारे पर साइड में लगा हुआ है वहाँ पर फूल और पत्तियों का चित्रण किया गया है। तो ये आपके कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं टीजीटी पीजीटी के। वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मुगल शैली में जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता किन चित्रों में पाई गई है? तो ये जंगली जानवरों के शिकार में पाई गई है। जो पशु चित्रण हुआ है, स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता हुई है, उसमें कैसे चित्र हैं? जंगली जानवरों के शिकार में ऐतिहासिकता पाई गई है। मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? तो वो जन्मोत्सव पर बने हुए हैं। मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस पर बने हैं? तो जन्मोत्सव पर बने हैं। मुगलों के पूर्वज कौन थे? मंगोल, जो मध्य एशिया से आए थे।
इनके पूर्वज थे मंगोली थे जो मध्य एशिया से आए हुए थे, तो ये हो जाएगा मंगोल जो मध्य एशिया से आए थे। इसका राइट आंसर हम लगा के आगे बढ़ेंगे। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का पड़ा? ईरानी शैली का पड़ा, विशेषकर हाशियों के अंकन में पड़ा हुआ है। तो आपको जब भी ऑप्शन पूछेगा तो ईरानी शैली का प्रभाव इस पर पड़ा है। मुगल शैली का पैतृक गृह कौन सा है? तो मुगल शैली का पैतृक गृह कौन सा है? ईरान है। ईरान हम राइट आंसर लगा करके आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। वन लाइनर प्रश्न है, बहुत ही कम समय में आपको वीडियो मिलते हैं। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? आकृतियां हैं। ईरानी फारसी मुगल कला आदि स्रोत जन्म स्थान कहाँ था? ये समरकंद और हिरात में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समरकंद और हिरात। राइट आंसर लगाएंगे। ईरानी या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार कौन था? तो ये बिहजात था। एक बिहजात चित्रकार था, बहुत ही फेमस चित्रकार था। तो ये जो था ईरानी या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार था बिहजात। इसका नाम मत भूलिएगा आप लोग, कई बार ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। फेमस चित्रकार हैं ये। बिहजात किस वंश का था? तैमूर वंश का था। जानते हैं तैमूर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। बिहजात किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का था। ये सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का, इसको याद रखिएगा आप लोग। और ये बिहजात के बारे में तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत फैक्ट चीज़ें हैं। सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का था। बिहजात की शैली क्या थी? आलेखन थी वहाँ की। बिहजात की शैली आलेखन थी। बिहजात कैसे चेहरे बनाने में निपुण था? वो बिहजात जो था वो दाढ़ी युक्त चेहरा बनाता था। जो आज के लोग मॉडर्न में लोग दाढ़ी का शौक रखते हैं, तो बिहजात जो था वो कैसा रखता था? वो तैमूर वंश का था, चित्रकार था और दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने में निपुण था वो। ईरानी शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता पाई जाती? पार्श्व या 1.5 चश्म चेहरे की प्रधानता पाई जाती है। इसमें पार्श्व व 1.5 चश्म चेहरे की प्रधानता पाई जाती है। ईरानी चित्रों के रंग किस प्रकार के हैं? चटकीले व सपाट होते हैं। कैसे होते हैं? चटकीले व सपाट होते हैं। ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर कहाँ का प्रभाव पड़ा था? भारत का। कहाँ का? ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो भारत का पड़ा हुआ था। ईरानी चित्रों में स्त्री की कोमलता की उपमा किससे की गई है? तो वो की गई है लता से की गई है। किससे? लता से। इसकी कोमलता लता से की गई है। मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी? तो इसमें नादिरा थी। मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी? तो वो नादिरा थी। राइट आंसर हो जाएगा मुगल चित्रकार महिला नादिरा का नाम आएगा, ये आप टिक करिएगा। नादिरा बानो, रुकैया बानो तथा साइफा बानो, ये तीनों थी मुगल काल की महिला चित्रकार। नादिरा बानो, रुकैया बानो तथा साइफा बानो, तो तीनों का आप नाम याद रखिएगा। ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थी? ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थी? हरम की बेगमों के चित्र बनाती थी। ये जो हरम की बेगम होती थी उनके चित्र बनाती थी। हरम का क्या अर्थ होता है? रानियों का निवास स्थान, जहाँ पर रानियाँ रहती थी उनका चित्र बनाती थी। तो आप हरम का मतलब क्या होता है? रानियों के निवास स्थान का चित्र बनाती थी। मुगल शैली का पतन कब हुआ था? 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुगल शैली का पतन हो गया था। तो ये आप सन याद रखिएगा, सन पूछा गया है। अगला आपका आएगा बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक राज किया भारत में। और ये इम्पॉर्टेंट है कला की दृष्टि से। इसकी जो पीढ़ियां हैं कितनी फेमस हुई हैं, कला को कितना इन्होंने संरक्षित किया है, इनके वंशजों ने, इनकी पीढ़ियों ने। तो बाबर को हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका एक टॉपिक है बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। तो हम लेते हैं पहला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर का नाम आएगा। बाबर राइट आंसर लगा देंगे। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को ईस्वी में मावरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत में फरगना मध्य एशिया में इसका हुआ था जन्म। कहाँ पे? बाबर 14 फरवरी 1483 को ईस्वी में मावरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत फरगना मध्य एशिया में हुआ था। तो राइट आंसर इसको याद रखिएगा आप लोग, कब हुआ था, संस्थापक कौन था। बाबर का नाम पूछता है तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। लोग बाबर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का क्या नाम था? याद रखिएगा, उमेर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंशीय थे। ये उमर शेख
मिर्ज़ा तैमूर वंशीय थे। तो याद रखिएगा इसको, जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा। बाबर की माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम चंगेज वंशीय थी ये। कौन थी? कुतलुग निगार खानम चंगेज वंशीय थी ये। तो इसकी माता का नाम कुतलुग था। अगला है, बाबर किस भाषा का अच्छा ज्ञाता था? तुर्की और फारसी भाषा उसको आती थी अच्छे से। बाबर तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। ये हो जाएगा। बाबर की याद कथा का क्या नाम है? बाबरनामा। ये कई बार पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। बाबर की याद कथा, ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा बोलते हैं उसको। या तुजु के बाबरी या वाकायत बाबरी, ऐसे याद रखिएगा। बाबरनामा ज़्यादा मिलता है आपको, तुजु के बाबरी कहीं कहीं मिलता है, या वाकायत बाबरी। तो ये तीनों यही या करके आ जाता है। अगर कोई भी आता है तो बाबर की आत्मकथा का नाम आएगा तो आप लिख दीजिएगा। बाबरनामा, तुजु के बाबरी या वाकायत बाबरी, ये तीनों हो जाएगा। क्योंकि ये बेहतरीन है पुस्तक। कला का एक पारखी होते हुए बाबर कला का विकास क्यों ना कर सका? साम्राज्य विस्तार के कारण, क्योंकि उसके दिमाग में जो होता था, बाबर को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, इसलिए वो जो है कला का विकास नहीं कर पाया था। शाह मुजफ्फर की किसमें चर्चा की गई है? तो बाबरनामा में शाह मुजफ्फर की चर्चा की गई है। शाह मुजफ्फर किस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? व्यक्ति चित्र वो बनाता था, पर्सनल व्यक्तियों के चित्र बनाता था, इसलिए वह प्रसिद्ध था शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर क्या बनाने में निपुण था? सादृश्य। सादृश्य देख करके। बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लाया था? शाहनामा लेकर आया था बाबर। शाहनामा में क्या चित्रित है? ईरानी राज दरबार चित्रित है। कैसे ईरानी दरबार था उसको चित्रित किया गया है। अब बाबर के युद्ध से संबंधित आ गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर से हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो बाबर की विजय हुई थी इसमें 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा, जन्म कब होता है और मृत्यु कब होती है। तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की कथा किस नाम से जानी जाती है? वकायत बाबरी, रचनाकाल 1589 में। तो वकायत बाबरी, रचनाकाल 1589। ये प्रश्न है, शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछी गई कई बार प्रश्न है। और ये ग्रंथ है। हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है बाबर की मृत्यु के बाद। कौन सा बादशाह जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित्र पोथी रखता था? तो हुमायूं सचित्र पोथी रखता था, पूरा ले करके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जाता था। हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम है? हुमायूं नामा या दस्तान ए अमीर हमजा या हमजा नामा या अमीर हमजा बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपके दिमाग में यदि एक बार याद हो जाता है तो आप बना रहेगा। हुमायूं नामा या दास्तान ए अमीर हमजा या हमजा नामा या अमीर हमजा, तो ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। दास्तान ए अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में ख़त्म हुई? हुमायूं के समय में शुरू हुई और अकबर के समय में ख़त्म हो गई थी ये। तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसका। हुमायूं के समय में शुरू हुई और अकबर के समय में ख़त्म हुई। ये हमजा की चित्रकारी जो शुरू हुई थी तो कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई थी? तो हुमायूं के समय में शुरू होती है और अकबर के समय में ख़त्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ है? तो ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी के। किसके? ख्वाजा अब्दुल असमद सीरा जी के संरक्षण में हुआ है। ये किस पर चित्रित की गई है? तो कपड़े पर चित्रित की गई है। हुमायूं नामा के लेखक, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, गुलबदन बेगम ने किया है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, तो ये बहुत प्रसिद्ध है हुमायूं नामा जो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अकबर